नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम द्वितीय प्रश्न पत्र में सुशील कुमार सिंह का नाटक अलग आज़ादी की पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस नाटक के 9 दृश्य पढ़े हैं। आज हम दृश्य 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। मैं संवाद सहित इस नाटक का पाठ कर रहा हूँ। साथ ही मैं ये बात समझाता चलूँगा जहाँ मुझे आवश्यक लग रहा है। फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आए तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं दृश्य 10 से। दृश्य 10, लेखिका पुनः प्रकाश व्रत में उभरती हैं। लेखिका, औरंगजेब ने सूरत, विशाखापट्टनम आदि कई स्थानों पर अंग्रेज़ों की कोठियाँ जब्त कर ली और उन्हें निकाल बाहर किया। बम्बई को भी घेर लिया। क्षणिक विराम। लेकिन अंग्रेज़ बहुत ही मक्कार थे। वे औरंगजेब के कदमों में जा गिरे, कान पकड़कर अपनी गुस्ताखियों के लिए माफ़ी मांगी और आगे से नेक चलने का वादा किया। औरंगजेब ने इन पर विश्वास करते हुए उन्हें बख्श दिया। क्षणिक विराम। औरंगजेब के ज़माने में मुग़ल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, किंतु उसके विनाश के बीज भी बोए जा चुके थे। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही दिल्ली के शाही दरबार का दबदबा घटना शुरू हो गया था। चारों ओर छोटी छोटी बादशाहें साम्राज्य से टूट टूट कर अलग होने लगी और अलग अलग सूबों के सूबेदार कहने को तो दिल्ली दरबार के अधीन थे, किंतु वास्तव में वे अपने अपने साम्राज्यों के खुद मुख्तार शासक बन गए थे। क्षणिक विराम। अंग्रेज़ों को मौका मिल गया, उन्हें मनमानी करने की छूट मिल गई। धीरे धीरे भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की अनेक नई कोठियाँ बनी। कंपनी के हिस्सेदार और सभी छोटे बड़े मुलाजिम मालो माल हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के ठीक 50 साल बाद यानी सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में पराजित करके बंगाल में अंग्रेज़ी राज्य की नींव रखी और इसके 100 वर्षों के अंदर ही अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग पूरे भारत में फैल गया था। दिल्ली का आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का हुक्म दिल्ली के लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया। लेखिका अंधकार में। दृश्य 11, प्रेक्षागार के पिछले प्रवेश द्वार से गायक गायिका साजिंदों के साज पर गतिशील प्रकाश व्रत में मंच की ओर गीत गाते हुए बढ़ते हैं। विदूषक मंच पर गीत के भावानुसार मूक अभिनय कर रहा है। गायक गायिका। मंच पर एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें गायक और गायिकाएं कुछ गा रहे हैं और वो इस प्रकार गा रहे हैं कि अंग्रेज़ भारत में कैसे आए और किस प्रकार से उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। उसी के संदर्भ में एक गीत लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है। गायक गायिका गा रहे हैं। व्यापार करने आए थे वो राज पा गए, हिंदुस्तान का तख्त और ताज पा गए। सौदागरों के भेष में जो भेड़िए घुसे, फिर देखते ही देखते सब कुछ हड़प गए। आपस की फूट ने हमें बर्बाद कर दिया, गफलत ने हमें बेआब कर दिया। पाँवों में पड़ी बेड़ियाँ गुलाम हम हुए, गोरों की हुकूमत के मोहताज हम हुए। गद्दारों ने लिखा अजी इतिहास एक नया, चांदी के चंद टुकड़ों पे ये मुल्क बिक गया। जयचंद मीर जाफ़रों से देश है भरा, आस्तीन के इन सांपों को पहचान लो ज़रा। बंगाल क्यों गया, अरे पंजाब क्यों गया, दक्षिण में मराठों का बुरा हाल क्यों हुआ। दिल्ली के शाह आलम को वो कौन डस गया, टीपू की जो तलवार थी वो कौन ले गया। गौरों की साजिशें हैं अब गद्दारों का करम, फिर मुल्क का क्या होगा अब काहे काहे भरम। व्यापार करने आए थे वो राज पा गए, हिंदुस्तान का तख्त और ताज पा गए। नेपथ्य में जाते हैं और मंच पर अंधकार हो सकता है। दृश्य 12, कुछ ग्रामीण जहाँ तहाँ बैठे हैं, जिसमें किसान, जुलाहे, शिल्पकार, दस्तकार, छुट्टी पर गांव आया सिपाही आदि विभिन्न वर्गों के लोग हैं। सिपाही, अरे भाई हमें क्या, हम तो सिपाही हैं, हमारा धर्म है लड़ना। पहले हम मुग़लों के लिए लड़ते थे, जब उनका ख़जाना खाली हो गया तो हम मराठों की सेना में भर्ती हो गए।
मराठों की हालत पतली हुई तो हम फिरंगियों की फ़ौज में चले गए। किसान 1, फिर तो तुम ही अच्छे रहे भैया, हम किसानों के तो बुरे हाल हैं। किसान 2, फिरंगियों ने जो दुर्दशा हमारी की है वैसा तो कभी नहीं हुआ। किसान 3, हमारे खेत खलिहान कोठार अनाज से भरे रहते थे, बाज़ार में दाम भी अच्छे मिल जाते थे, अब हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई है। किसान 1, लगान और मालगुजारी वसूल करने के लिए हम पर क्या क्या अत्याचार किए जाते हैं कुछ मालूम है? किसान 2, कड़ी धूप में खड़ा कर दिया जाता है, खाना तक नहीं खाने दिया जाता। किसान 3, मुर्गा बना दिया जाता है, उंगलियों के बीच डंडियाँ फंसा कर दबाया जाता है। किसान 1, कोड़ों से पीटना और शिकंजे में कस देना तो आम बात है, हमारे बालों को बैल की पूंछ से बांध दिया जाता है, अब खुद ही सोच लो क्या हाल होता होगा। किसान 2, इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं इन कसाईयों में। किसान 3, मरता क्या न करता, उधार लो, कर्ज लो, गहना बर्तन गिरवी रखो, मगर लगान दो, माल गुजारी दो। किसान 1, पहले वसूली का काम ग्राम पंचायतें करती थी, तब इतनी परेशानी नहीं थी, अब सरकारी अमला वसूली करता है तो अत्याचार ही अत्याचार। जुलाहा 1, अरे भाई हम जुलाहों का क्या हुआ, हमारा सूती और रेशमी कपड़ा सारी दुनिया में मशहूर था, इन फिरंगियों ने हमारा धंधा चौपट कर दिया। जुलाहा 2, कमबख्त हमारे माल की कीमत भी खुद तय करते हैं और दबंगई ऐसी कि किसी और को बेचने भी नहीं देते। जुलाहा 1, ज़बरदस्ती पेशगी दे जाते हैं, हारी बीमारी की वजह से कभी माल न बन सका तो कोड़े खाओ। जुलाहा 2, मतलब पहले जो वृत्तांत आया वो किसानों का था, किसानों की स्थिति कैसे बदतर हो गई थी इस काल में। अब जुलाहों की बात है कि जुलाहा कह रहा है विलायत के कारखानों के लिए यहाँ से कच्चा माल औने पौने में ले जाते हैं, ये गोरे और मशीन से कपड़ा बनाते हैं, फिर भी माल हमारा ही अच्छा और सस्ता बैठता है। जुलाहा 1, इसीलिए तो छाती फटती है इन फिरंगियों की, जब कुछ बस न चला तो कारीगरों के अंगूठे कटवाने पर ही तुल गए। जुलाहा 2, विलायत में हमारे माल पर 90 रुपये सैकड़ा टैक्स लगा दिया, जितने का माल नहीं उतने का टैक्स दो तो भला कौन खरीदेगा हमारा माल। जुलाहा 1, अब 6 महीने से बेकार बैठा हूँ, सोच रहा हूँ फ़ौज में ही भर्ती हो जाऊँ। सिपाही, अरे तो फ़ौज में कौन सा रामराज हो रहा है, हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ जो सलूक होता है वो हम ही जानते हैं। अंग्रेज़ अफसर हमें ग़ुलाम समझकर बेइज्जत किया करते हैं, ऊंचे पदों पर अंग्रेज़ों को रखते हैं, लड़ाई में फिरंगी सिपाहियों को पीछे रखते हैं, आगे हमें झोंकते हैं, मरो बेटा। और तनख्वाह कितनी, सिपाही को 7 रुपये महीने, नायक को 17 रुपये, हवलदार को 19 रुपये और सूबेदार को 82 रुपये महीने मिलते हैं, जबकि नौसेना के एक मामूली अंग्रेज़ मेट की तनख्वाह भी 156 रुपये महीने हैं। ग्रामीण 1, और उसका काम क्या होता है? सिपाही वही जो एक मामूली नौकर का होता है। तो भैया ये हाल है फ़ौज के, सभी कानाफूसी करते हैं, ये तो सरासर ज़्यादती हैं। सिपाही, यही नहीं, अब तो ये गोरे हमारा धर्म भ्रष्ट करने पर भी तुल गए हैं। फ़ौज को जो नए कारतूस दिए जा रहे हैं उनमें चर्बी लगी होती है, पता नहीं वह गाय की चर्बी है या सूअर की, बिना दांत लगाए कारतूस खुलेगा नहीं, धर्म गंवाना हो तो लगाओ मुँह के। ग्रामीण 1, उत्तेजित होकर, ये तो अंधेर हैं। ग्रामीण 2, भ्रष्टाचार भी खूब फैला है चारों तरफ, बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता। किसान 1, हमारे राजा नवाबों को तो निकम्मा बताकर एक के बाद एक गद्दे से हटाते चले जा रहे हैं और खुद का ये हाल है। किसान 2, अजी इन्हें तो बहाना चाहिए, बक्सर की लड़ाई के बाद दिल्ली के शाह आलम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला पहले ही कंपनी के आगे घुटने टेक चुके थे, अब उनके नाती पोतों को जो थोड़ा बहुत राव रुतबा बचा है उसे भी अंग्रेज़ हड़प कर जाना चाहते हैं। किसान 1, सही कह रहे हो भैया रामदीन, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह को तो पेंशन भोगी बना ही दिया, अवध के वाजिद अली शाह को भी पेंशन लेने के लिए अंग्रेज़ मजबूर कर रहे थे, इन्होंने इनकार किया तो उन्हें नज़रबंद करके कलकत्ता भेज दिया गया और अवध को भी अंग्रेज़ी राज में मिला लिया। सिपाही, अरे भाई सतारा, नागपुर, झांसी का क्या हुआ? यहाँ के राजाओं ने अपने पुत्र नहीं हुए तो उन्होंने अपने निकट संबंधियों की संतानों को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बनाया,
किंतु इन फिरंगियों ने इस तरह के दत्तक पुत्रों को राजा मानने से इनकार कर दिया और इनके राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ग्रामीण एक, अरे मैं कहता हूँ सारे राजा नवाब एक होकर इन फिरंगियों का मुकाबला करें तो क्या इन्हें देश से बाहर खदेड़ा नहीं जा सकता? सिपाही ठहाका लगाकर, अरे दद्दू, ऐसी बात कहोगे जिसका कोई सिर पैर न हो? हमारे आपसी लड़ाई झगड़ों और विश्वासघातियों की वजह से ही तो ये गोरे हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तभी गांव का चौकीदार एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे में एक पोटली लिए आता है। चौकीदार, अरे भाई लोगों इधर आओ, ये देखो संदेशा आया है। सभी चकित से संदेशा, उसे घेर लेते हैं। चौकीदार कमल का फूल और पोटली खोलकर दो छोटी छोटी रोटियां दिखाता है। चौकीदार, हाँ, पास के गांव का चौकीदार कमल का फूल और 2 रोटियां दे गया है। सभी विस्मय से एक दूसरे को देखते हैं, फिर कमल और रोटियों को देखते हैं। ग्रामीण, और कुछ कहा भी है उसने? चौकीदार, हाँ, उसने कहा ऐसी ही 10 रोटियां बनाकर पास के 5 गाँवों में 2-2 बाँट देना। कमल के फूल के साथ बची हुई रोटियां को जब भी कोई हाकिम मांगे दे देना। सिपाही, फिर क्या करोगे? चौकीदार, करना क्या है, संदेशा है, आगे तो पहुंचाना ही होगा। सभी को विस्मय में छोड़कर चौकीदार आगे बढ़ जाता है। मंच पर तेज़ी से फैलते अंधकार के साथ पृष्ठभूमि के जैसे युद्ध के नगाड़े गड़गड़ा उठते। तो यहाँ आकर के ये दृश्य 12 समाप्त होता है और यहाँ हमें ये संकेत मिल जाते हैं जो 1857 की क्रांति हमारे यहाँ हुई अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जिसमें एक संदेश कमल के फूल और 2 रोटी के माध्यम से पहुँचाया गया था, वो लेखक ने यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें अगर कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।